देखिए हम पढ़ रहे थे बैक बॉन्डिंग, ठीक है। 2-3 एग्जाम्पल और हैं बैक बॉन्डिंग के, पता नहीं कितने किए थे मैंने क्वेश्चन। या ऐसे लिखो, बैक बॉन्डिंग इन कार्बोकैटायन, बैक बॉन्डिंग इन कार्बोकैटायन। भाई कार्बोकैटायन क्या होता है? इसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एग्जाम्पल CH3+, ठीक है। तो देखो इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप होता है लाइक BF3। शेप कैसा होता है? लाइक BF3। क्यों? क्योंकि बोरॉन में आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन में आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक पॉजिटिव आ गया तो कितने हुए? 3। तो ये देखो, ये देखो, ये कार्बोकैटायन है, ये भी BF3 जैसा होता है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? याद करो, 6, ठीक, 6 इलेक्ट्रॉन। यानी ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक। यानी ये ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, ठीक है। तो इट वुड लाइक टू एक्सेप्ट, इट वुड लाइक टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, क्या बोलते हैं, लुईस बेस या फिर डोनर, है कि नहीं? ये लेना चाहेगा और ले सकता है कि नहीं? ले सकता है, क्योंकि इसके पास ये क्या है? वैकेंट प्योर p ऑर्बिटल। प्योर p ऑर्बिटल का मतलब अनहाइब्रिडाइज्ड। यहां पर इस कार्बोकैटायन की ऑर्बिटेशन क्या है? sp2, ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है। तो इट हैज अ वैकेंट प्योर p ऑर्बिटल आल्सो, it has a vacant pure p orbital also, therefore it is electrophile। इलेक्ट्रोफाइल या फिर लुईस एसिड, ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल इसको बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे? लुईस एसिड। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है। तो ये क्या है? इट इज इलेक्ट्रोफाइल और लुईस एसिड, ठीक है। और ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर है लुईस एसिड होगा कि BF3? ऑब्वियसली ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल है। तो पॉजिटिव चार्ज वाले की नेगेटिव चार्ज एक्सेप्ट करने की इच्छा क्या होगी? ऑब्वियसली ज्यादा होगी, ठीक है, ठीक। तो इसीलिए मान लीजिए कार्बोकैटायन के पास कोई भी एटम है जिसके पास लोन पेयर है, एटम हैविंग लोन पेयर, तो ये क्या कर देगा? बैक बॉन्डिंग कर लेगा इसके साथ। ये देखो, ये फिर ये प्लस इस पे आ जाएगा बैक बॉन्डिंग करके, तो यहां पर क्या हो जाएगी? बैक बॉन्डिंग। अच्छा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे बैक बॉन्डिंग का ड्रास्टिक फर्क पड़ता है। ड्रास्टिक फर्क क्यों पड़ता है? यहां पर ऑक्टेट क्या होती है? इनकम्प्लीट, और यहां इसकी ऑक्टेट क्या हो जाती है? कंप्लीट, ठीक है। तो लिखो कि इट इज हाईली स्टेबल एज कंपेयर टू फर्स्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि इसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, लेकिन इसकी ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। तो ये लिखो, फिर लिखो ड्यू टू बैक बॉन्डिंग कार्बोकैटायन बिकम्स due to back bonding carbocation becomes extremely stable as compared to
एज कंपेयर टू फर्स्ट स्ट्रक्चर। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये सेकेंड। तो इसके बैक बॉन्डिंग से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे क्या होता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, हिंदी में लिख लो कि बैक बॉन्डिंग से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। भाई ये चार्ज्ड है, कोई भी चार्ज स्पीशीज क्या होती है, अनस्टेबल। लेकिन यहां पर क्या हुआ, ये क्या हो गई, स्टेबल हो गई। ठीक है, ये देख लीजिए, इसके एग्जाम्पल लेता हूं आपको। जैसे ये देखो, ये OH है। अब देखो यहां पर कुछ भी हो सकता है, NH2 हो सकता है, और क्या हो सकता है, ये देखो देखो बैक बॉन्डिंग दिखाता हूं आपको। OH हो गया, मान लीजिए NH2 हो गया, मान लीजिए Cl हो गया, मान लीजिए F हो गया। ये देखो, इन सब के पास क्या है, लोन पेयर। इन सब के पास लोन पेयर है, तो ये सारे के सारे क्या कर सकते हैं, बैक बॉन्डिंग कर सकते हैं। ये देखो, ये देखो, ये सारे क्या कर सकते हैं, बैक बॉन्डिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, लेस स्टेबल, ये वेरी लेस स्टेबल, और ये क्या हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग से ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है, तो ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, अब ये बताओ इन तीनों में बैक बॉन्डिंग किसकी ज्यादा अच्छी होगी। तो देखो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन तीनों सेम पीरियड के हैं। सेम पीरियड के होते हैं तो बैक बॉन्डिंग में क्या देखते हैं, सेम पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, यानी उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की इच्छा कम। भाई जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की इच्छा क्या होगी, कम होगी। ठीक है, क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो दूसरों के इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, भाई फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। तो बताओ बैक बॉन्डिंग किसकी ज्यादा होगी, किस केस में होगी, बताओ। बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी सेकेंड वाले केस में, जो नाइट्रोजन वाला केस है, उसके बाद फर्स्ट वाले केस में, और सबसे लास्ट में किसमें होगी, थर्ड वाले केस में। ठीक है ना। अब सर इन दोनों में देखना है, तो इन दोनों में किसमें बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, तो इन दोनों में फ्लोरीन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो फ्लोरीन और क्लोरीन ये किसमें आते हैं, एक ग्रुप में, और बाकी ये किसमें आते थे, पीरियड में। देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, तो ये आते हैं किसमें, पीरियड में, ये तीनों। तो पीरियड में डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये आते हैं किसमें, ग्रुप में। ग्रुप में डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होता है, साइज। तो बताओ फ्लोरीन की बैक बॉन्डिंग ज्यादा होती है कि क्लोरीन की। लास्ट लेक्चर में ही कराया था भाई। Cl याद करो, बोरॉन और Cl में क्या होगा, 2p 3p, और बोरॉन और F में क्या होगा, 2p 2p। इसी तरह ये भी क्या है, 2p 3p, और ये क्या है, 2p 2p। और इन तीनों में सारे देखो ये 2p 2p था। तो अब देखो ये 2p 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 था, इसलिए हमने क्या देखा, इन तीनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन इन दोनों में क्या देखोगे, साइज। तो ये वाली ज्यादा इफेक्टिव है, ये वाली लेस इफेक्टिव है। ठीक है, तो अगर हम नेट अगर बताएं बैक बॉन्डिंग किसमें ज्यादा हो रही है, बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी किसमें, नाइट्रोजन वाले में, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
इस पीरियड में सबसे कम है इन तीनों में। उसके बाद होगी किसमें, ऑक्सीजन वाले में। उसके बाद होगी किसकी, क्लोरीन की। और सबसे बेकार किसकी होगी, क्लोरीन की। फिर से ध्यान देना, इन तीनों में हमने क्या देखी चीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्यों, तीनों सेम पीरियड के थे। और इसमें क्या देखेंगे, इन दोनों में हम ग्रुप, क्योंकि ये 2p 3p है और ये तीनों 2p 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 थे। ठीक है, तो बताओ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। भाई जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी कार्बोकैटायन उतना ही स्टेबल होगा। तो यही स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन मॉडल भी हो गया। ठीक है, तो लिख लो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, चाहो तो यहीं पे लिख लो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग। तो एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग किसमें ज्यादा है, इसमें। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी जीओसी में रिपीट होंगी। ठीक है, ये हो गया। अब लिखो बैक बॉन्डिंग इन कार्बन आयन। बैक बॉन्डिंग इन कार्बन आयन। तो पहले देखो कार्बन आयन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अमोनिया जैसा। ये देखो, क्यों भाई, कार्बन में आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट में 5 होते हैं। तो ये देखो, तो इसीलिए कार्बन आयन किसके जैसा हो जाता है, नाइट्रोजन जैसा। इसी तरह कार्बोकैटायन किसके जैसा हो जाता है, बोरॉन जैसा ट्रीट कर सकते हो। कार्बन आयन में ये जो कार्बन, इसको नाइट्रोजन जैसा ट्रीट कर सकते हो। तो ये देखो, तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp3। अब देखो 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट। प्लस इसके पास क्या है, लोन पेयर, यानी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कि नहीं करेगा, वही है ही है, तो ये कर ही सकता है। यानी ये क्या है, इट विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल या फिर लुईस बेस। ठीक, तो अब मान लीजिए कार्बन आयन है और यहां पर कोई एक एटम है, मान लीजिए एटम डी नहीं, कोई भी मान लेते हैं, चलो एटम मान लेते हैं S। ये कोई भी एक एटम है, इस एटम के पास क्या है, हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, बैक बॉन्डिंग कर लेगा। ये इट कैन ऑल्सो अंडरगो बैक बॉन्डिंग। तो लिख लो, इट कैन ऑल्सो अंडरगो बैक बॉन्डिंग। ये देखो, इसको कर देगा, इट कैन ऑल्सो अंडरगो बैक बॉन्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, in CF3- back bonding does not take place, but in CCl3- back bonding takes place. Explain how. Example नहीं, क्वेश्चन लिख लो। in CF3- back bonding does not take place, but in CCl3- back bonding takes place. Explain how.
देखो फ्लोरीन क्या है, सेकेंड पीरियड का है। देखो फ्लोरीन की ग्राउंड स्टेट, आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये देखो ये 2s ये 2p, और 2d ऑर्बिटल तो होती नहीं है, नो 2d ऑर्बिटल्स। लेकिन देखो क्लोरीन में ग्राउंड स्टेट 3s, ये देखो 3p, और ये देखो इसके पास क्या है, वैकेंट 3d ऑर्बिटल। तो खुद देखो CF3 माइनस में बैक बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल, इसके पास क्या है, नो वैकेंट ऑर्बिटल टू एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन। ठीक, लेकिन CCl3 माइनस में देखो Cl के पास क्या है, वैकेंट d ऑर्बिटल। तो ये देखो इसमें बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, इसलिए ज्यादा स्टेबल कौन होता है, CCl3 माइनस। बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग CCl3 माइनस इज मोर स्टेबल। ठीक है, तो ये बैक बॉन्डिंग हुई कार्बोकटायन में। कार्बोनाइन में डिटेल में हम पढ़ेंगे GOC में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और मैं बार बार आपको बता दूं कि देखिए ये चैप्टर इज द ब्रेन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दिस चैप्टर इज द ब्रेन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पूरी ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर में कोई भी जो चीज सोचोगे उसके कंसेप्ट किसमें से निकलेंगे, GOC में से। तो प्लीज ये चैप्टर बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, दिस शुड बी योर बेस्ट चैप्टर। अच्छा, एक और क्वेश्चन है मेडिकल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मैं कल कराना भूल गया था लास्ट लेक्चर में, तो वो लिख लीजिए। Which has greater bond angle? इन दोनों में किसका ज्यादा है, इन दोनों में किसका ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन करने के पहले मैं आपको सलाह दूंगा कि आप वीडियो पॉज करिए और 5 से 10 मिनट एक बार बॉन्ड एंगल जो है वो रिवाइज कर लीजिए, फिर इस क्वेश्चन पे आइए। देखिए देखिए अमोनिया और NF3 पहला, ये ठीक, ये है, ठीक है, ये अमोनिया हो गया, ये NF3। इसका डाइपोल मोमेंट तो हम कर ही चुके हैं, आपको याद होगा अमोनिया का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। ठीक है, ये देखो NF3। ठीक, तो अब एक बात देखो, देखिए इसमें क्या था, आपको ये चीज मैंने बताई थी कि बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ टर्मिनल एटम, याद करो, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। ये चीजें हमने पढ़ी थी। अब देखो इसका आधार क्या था, इस सवाल में ये चीज लगेगी। अब देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है हाइड्रोजन की एज कंपेयर टू फ्लोरीन, इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे यानी पास पास होंगे यानी रिपल्शन, यानी ये फैलने की कोशिश करेगा। इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, दूर होंगे तो क्या होगा, लेस रिपल्शन। पास होंगे तो क्या होगा, मोर रिपल्शन। दूर होंगे तो क्या होगा,
लेस रिपल्शन। ठीक है, तो खुद बताओ किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा भाई? ये ज्यादा रिपल्शन है, दूर दूर होंगे तो ये ज्यादा होगा। बोलो भाई, एग्री कर रहे हो? और मुझे इन दोनों का बताओ, PS3 और PF3। सर इसमें भी यही होगा, सेम टू सेम। ये बोलो भाई, है कि नहीं? इसमें भी यही होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। ये बट ऐसा कैसे? जबकि सर आपने पढ़ा रखा हमें कि बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम। तो ये कैसे? बताओ सोच के। तो यही लॉजिक लगना चाहिए। तो ये कैसे हो गया? तो देखो भाई, इलोन पे मैं हटा रहा हूं दिखाने के लिए। फास्फोरस के पास क्या होगा? वैकेंट डी ऑर्बिटल भी तो होगी भाई। खुद देखो, नाइट्रोजन और फास्फोरस, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? ये 4 ने मिलके क्या करी थी? 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाई थी। वैकेंट डी ऑर्बिटल तो थी नहीं। फास्फोरस के केस में देखो, ये देखो, ये 4 ने मिलके 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाई, और 3d ऑर्बिटल्स क्या रह गई? वैकेंट। तो इसके बाद 3d ऑर्बिटल्स हैं वैकेंट। तो इससे और इसके पास क्या है? लोन पेयर। तो इससे प्रॉपर ओवरलैप करने के चक्कर में ये ऊपर उठ जाएगा। जैसे कल आपको लास्ट लेक्चर पे क्वेश्चन कराए थे OSIS3 वाला, तो ये भी क्या होगा? थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। तो बैक बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। तो लिख लो बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग। इसको बैक बॉन्डिंग करनी है तो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक, तो दिस फिनिशेज अवर बैक बॉन्डिंग। सब लिख लेना, जितना भी बोर्ड पे लिखा था, इधर वाला भी, ये सब। अब हेडिंग डालो ब्रिज बॉन्डिंग। अब देखिए, टॉपिक तो हार्डली 1.5 से 2 घंटे का है, ब्रिज बॉन्डिंग। लेकिन इस पे क्वेश्चन समझ लीजिए, आज तक IIT में 5 से 7 बार आया है, बल्कि और ज्यादा 8 से 10 बार इस क्वेश्चन आ चुका है। और नीट में भी लगभग 8-9 बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आ चुका है। 8-9 बार नहीं, नीट और एम्स मिला लो तो 6-7 बार, और IIT में 8-9-10 बार। इतना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और इसमें भी नीट वालों के लिए खास करके एक, इसमें मैं कराऊंगा आपको 6 कंपाउंड, 6 या 7। तो नीट वालों के लिए एक कंपाउंड स्पेशली, एक नहीं 2-3, एक कंपाउंड तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और 2 कंपाउंड और हैं जो उन्हें आने चाहिए। जेई वालों को 2 और कराऊंगा एक्स्ट्रा, लेकिन इंपॉर्टेंट उन सबके लिए पहला ही वाला है, जो पहला वाला कराऊंगा, ठीक है। देखो, दिस कैन टेक प्लेस बाई ब्रिज बॉन्डिंग। दिस कैन टेक प्लेस बाई 2 मेथड्स। एक बनाना बॉन्डिंग, इसमें लिखो 3 सेंटर, C फॉर सेंटर, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्डिंग। ठीक, बनाना बॉन्डिंग। और दूसरा भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक। अब ये क्या होता है? 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। सर ये 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन, ये 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? देखो, लिखो एनी नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड इज, पहले ये हेडिंग डालो ये, अब इसमें पहले ये पढ़ेंगे, ठीक। ये हेडिंग डालो, ठीक है। फिर लिखो एनी नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड इज 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। फॉर एग्जांपल ये देखो,
HH 2 सेंटर है यानी 2 न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन। HCl अरे भाई 2 न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। नॉर्मल जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो क्या होता है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, है कि नहीं, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो कोई भी जो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड होता है सिंगल, वो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, ठीक। अब देखो बनाना बॉन्डिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वही जो मैं आपसे कह रहा था, एक कंपाउंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है डाइबोरेन। पहला एग्जांपल लिखो डाइबोरेन, B2H6, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। इतने शायद मैंने आज तक कभी भी नहीं बोला होगा, ठीक है। ये कम से कम नहीं तो 5 से 7 बार जेई में आया है, कम से कम नहीं तो 4 से 6 बार ये नीट प्लस एम्स में आया है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब बेसिकली देखिए ये है क्या, पहले इसको सुनने के पहले देखिए एक बात समझिए। जैसे पहले लुईस का ऑक्टेट रूल आया, समझिए भाई, हमेशा से ये क्यूरियोसिटी थी लोगों को कि केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है, क्यों बनता है। तो लुईस का ऑक्टेट रूल आया, फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई, वो कई चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, फिर हाइब्रिडाइजेशन वगैरह आ गया इसको मिलाकर, लेकिन इससे भी कई चीजें एक्सप्लेन नहीं हो पाती हैं। तो फाइनली फिर आती है मॉथ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। तो कुछ कंपाउंड्स हैं जो जिनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, समझे ना, कुछ कंपाउंड्स हैं जिनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो एक तरीके से, लेकिन हमें पढ़नी यही है क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो कुछ कंपाउंड्स को जबरदस्ती एक्सप्लेन किया जाता है इससे, कुछ कंपाउंड्स इस थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पाते। फाइनली थ्योरी कौन सी है, एमओटी, लेकिन कुछ कंपाउंड्स इससे एक्सप्लेन नहीं हो पाते, लेकिन फिर भी जबरदस्ती हमें इसी से एक्सप्लेन करने पड़ते हैं। तो अगर हमें इसी से एक्सप्लेन करने पड़ते हैं तो वो कंपाउंड आपको थोड़े से अजीब लगेंगे। जो कंपाउंड इससे एक्सप्लेन नहीं हो पाएंगे और जबरदस्ती हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, वो आपको कंपाउंड थोड़े से अजीब लगेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये भी आपको शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन बाद में आपको आदत पड़ जाएगी। अब देखो डाइबोरेन बनता कैसे है, बाय डाइमराइजेशन ऑफ दिस B2H6 बन जाता है, ठीक। अब खास बात देखना, इसकी हाइब्रिडेशन होती है sp2 और इसमें बोरान की हाइब्रिडेशन होती है sp3। पहले तो ये याद रखना, ठीक है। ये रूम टेम्परेचर पर अपने आप ये बन जाता है इससे ये, और हल्का सा हीट करो, बल्कि वार्म कर दो, तो डाइबोरेन इसमें टूट जाएगा, ठीक है। ठीक, अब देखो पहले तो BH3 का स्ट्रक्चर देखो, यहां बना दे रहा हूं मैं, बोरॉन ग्राउंड स्टेट, ये होती है 2s2 2p1, एक्साइटेड स्टेट में एक यहां से यहां चला जाएगा, ये क्या दे देगा, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये देखो इस तरह से बन जाएगा, ठीक। अब ये देखो, ये क्या है इसके पास,
वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, ये sp2 ट्रायंगुलर लेगा, ठीक। अब देखो ये होता है, ये इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, ये देखो, यानी ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, यानी ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, प्लस इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट प्लस वैकेंट ऑर्बिटल, यानी ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक। ये इलेक्ट्रोफाइल से एक्ट करता है, ठीक। अब देखिए, लिखना तो मुझे यहां चाहिए लेकिन जगह नहीं है, इसलिए मैं उस साइड लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखो इसमें sp3 होता है, सपोज फिर से बोरॉन ग्राउंड स्टेट, ये देखो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक। तो बोरॉन की जब 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाओगे, ये देखो 1 2 3 ये 4 बन गई sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिफोर हाइब्रिडेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर हाइब्रिडेशन। बिफोर हाइब्रिडेशन कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, आफ्टर हाइब्रिडेशन भी 3। तो देखो 2 H इसके साथ आ जाते हैं, ये देखो, ये बन गया, ठीक। तो अब समझिएगा, अब डाइबोरेन की हाइब्रिडेशन समझना, ठीक है। तो अब मैं इस चीज को कैसा बनाऊंगा, ऐसा लिखूंगा, ये देखो, ये 2 ऑर्बिटल दिखाऊंगा और ये 2 H ऐसे दिखा दूंगा। बोलो भाई, एग्री कर रहे हो, ठीक। तो देखना, ध्यान से देखना, डाइबोरेन बनता कैसे। ये 2 H है, ठीक है। अभी कुछ लिखना मत, ये कैसे बना, ये देखो, ये sp3 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 चारों sp3 है, ठीक है। एक के पास इलेक्ट्रॉन है, एक क्या है, वैकेंट, और ये 2 बॉन्ड बन गए। इसी तरह एक और बोरॉन आया, ठीक। अब ये बोरॉन की ये 2 ऑर्बिटल भूल जाओ, एक sp3 खाली और एक sp3 में एक इलेक्ट्रॉन, एक sp3 खाली, एक sp3 में एक इलेक्ट्रॉन और 2 H, ठीक। इसी तरह इसकी 2, ये देखो 1 2, तो ये देखो, इसके में 1 था, इसके में 1 था। अब आया यहां पर, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन, वो एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, हाइड्रोजन वो एक इलेक्ट्रॉन। तो देखना, चलिए नहीं समझा एकदम से, बहुत फास्ट हो गया, फिर से देखो, बोरॉन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, sp3 sp3, ठीक, ठीक है। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह ये एक बोरॉन है, ये H, ये H, ये sp3, ये sp3। इस वाले बोरॉन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, वो यहां जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, दोनों बोरॉन की sp3 ओवरलैप हो गया, लेकिन बॉन्ड अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? बॉन्ड बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। अब क्या होगा? हाइड्रोजन देवता आएंगे, ये देखो, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, वो लेके आएगा अपना, ये देखो, ये कॉमन एरिया हो गया ओवरलैप का, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इस ओवरलैप एरिया में, ये देखो 2। और ये ओवरलैप इसमें कौन कर रहा है? इधर का sp3, इधर का sp3 और हाइड्रोजन का s, तो 3 ओवरलैप कर रहे हैं। सर ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। बेटा बिल्कुल सही बात है,
ऐसा आपने कभी नहीं देखा, और आगे जनरली आप इस लेक्चर के बाद देखेंगे भी नहीं, समझे ना। तो इसमें दो ही, मतलब जितने भी एग्जाम्पल मैं कराऊंगा बस आपको वो याद करने हैं, बस दैट्स इट। ये देखो, ठीक है। तो ये देखो, थोड़ा और मैं आपको इसको बना के दिखाऊं, ठीक। अब मैं मान रहा हूं कि आपने ये सब लिख लिया होगा। सबसे पहले ये लिखना, इसके नीचे ये लिखना, फिर ये लिखना, ठीक। फिर ये एकदम साफ साफ बनाना, बीच बीच में नहीं, क्योंकि इसके इधर भी एक डायग्राम बनेगा, इसके नीचे एक डायग्राम आएगा, समझे ना। अब देखो, देखा जाए तो इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, ये देखो, ये जो बॉन्ड बना है, कुछ इस टाइप का बॉन्ड बना है, ये देखो, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन 3 एटम्स। ऐसा तो आपने कभी देखा ही नहीं। आपने क्या देखा है, आपने ऐसा देखा है, ये देखो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग शेयर्ड बिटवीन 3 एटम्स। ये देखो, यहां पर क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग शेयर्ड बिटवीन 3 atoms. 2 electrons are being shared between 3 atoms. ठीक है ना, समझिए। तो इसीलिए इसको क्यों क्या बोलते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो सर ये तो कोई कायदे वाली बात हुई नहीं, ये तो आप एकदम अजीब सी बात बता रहे हो। हाँ बेटा, ये बिल्कुल अजीब सी बात है। तो सर ऐसी अजीब सी बात, तो जितने एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगा उतने ही याद रखने हैं कि उनमें ऐसा होता है। तो सर ऐसा लेकिन होता ही क्यों है, मतलब क्यों ऐसा हो जाता है। तो बेटा इसका रीजन एक तो ये है कि होता तो सब कुछ स्टेबिलिटी गेन करने के लिए है, लेकिन इसको जो मेरा पढ़ाने का तरीका है ये गलत भी हो सकता है। सर क्या आप गलत पढ़ा रहे हो? बेटा नहीं, आज की जो साइंस जितनी डेवलप्ड है उसके हिसाब से हमारी ये नॉलेज है, ठीक है। एमओटी से अगर आपको मैं कराऊंगा, ठीक है, तो इसमें आपको ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगी। एमओटी से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि हाँ भाई ऐसा होता है। लेकिन हमें क्या है, हमें पढ़ना है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन आता है शेयर हो जाता है, उसके हिसाब से इस स्ट्रक्चर का यही एक्सप्लेनेशन है। तो आपको क्या फर्क पड़ता है यार, आप ये याद रखो बस। और ये चूंकि इंपॉर्टेंट है तो इससे आएगा भी बहुत, और ये यूनिक है तो ये याद भी रहेगा, ठीक है ना। ये देखो, ये है इस तरीके से। अब इन दोनों को ब्रिजिंग हाइड्रोजन बोलते हैं। बोलो भाई, ब्रिजिंग बोलना सही है कि नहीं, ठीक। और इनको टर्मिनल बोलते हैं। बोलो भाई, टर्मिनल बोलना ठीक है कि नहीं। इसको ब्रिजिंग, इसको टर्मिनल, ठीक। अब देखो, अगर मैं इसमें बनाऊं, इसको सर बनाना बॉन्ड क्यों बोलते हैं? तो ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनेगी इसमें, ये देखो, अब बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का शेप कैसा आ रहा है, बनाना जैसा आ रहा है। अब ये देखिए, इसको इसी चीज को मैं अलग अलग तरीके से दिखा रहा हूं, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, बनाना बॉन्ड। थोड़ा अगर मैं और डिटेल में जाऊं तो देखिए ये कैसे होता है, ये इस तरह से होता है, समझिए। जैसे ये देखिए, ये बोरॉन बोरॉन लिखा है मैंने, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, मतलब ऐसा समझिए ये कॉपी है, इसके ऊपर ये यहाँ पर बोरॉन है, यहाँ पर बोरॉन है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक। ये चारों एक ही प्लेन में हो गए। और जो ये टर्मिनल हाइड्रोजन है, ठीक है, 1 2 3 4, ये बीच में बोरॉन बोरॉन, और जो ब्रिजिंग वाला एक हाइड्रोजन ऐसे है, एक हाइड्रोजन ऐसे है, यानी दोनों बोरॉन और 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एक ही प्लेन में है, एक ऊपर ऐसे एक ऊपर ऐसे। सर नहीं समझ में आया, देखो देखो डायग्राम, ये आपने लिख लिया होगा मैं मानता हूँ, इसी के ठीक नीचे आपने डायग्राम बनाना है।
देखो डायग्राम कैसे बनेगा, यू ये देखो ये देखो ये आ गए एक प्लेन में। ये जो ब्रिजिंग वाला होता है, ये देखो एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है, समझे ना। और ये देखो टर्मिनल है। बोरॉन बोरॉन के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है, क्योंकि जो बॉन्ड है वो यही वाला था। ये देखो, तो जैसे ये कॉपी की प्लेन हो गई, तो दो बोरॉन और चारों टर्मिनल हाइड्रोजन लाई इन द सेम प्लेन, और ब्रिजिंग हाइड्रोजन लाई अबव एंड बिलो द प्लेन, तो इसीलिए इसको ब्रिजिंग हाइड्रोजन बोलते हैं। देखो ब्रिज कर रहा है एक तरीके से बोरॉन बोरॉन को। ये देखो, तो अगर इसमें भी मैं डायग्राम बनाऊं तो देखो ऐसे बनाऊंगा, ये और ये वाला ऐसे, देखो बोलो भाई है कि नहीं, ये ऐसे, ये वाला ऐसे, इसमें भी इसको ऐसे ही कर लेना चाहिए मुझे। ये देखो, इसका मतलब क्या होता है कि ये बाहर की तरफ निकल रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि अंदर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये बाहर की तरफ निकल रहा है, इसका मतलब ये अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये देखो, इसमें भी ऐसे ही कर लो। ये टर्मिनल हो गए, और ये ब्रिजिंग हो गया, समझे ना। तो ये इसी तरह से चारों डायग्राम बनाओ। अब देखो पहला पॉइंट कि ऑल फोर टर्मिनल हाइड्रोजन एटम, ऑल फोर टर्मिनल हाइड्रोजन एटम एंड ये देखो both boron lie in the same plane, lie in the same plane। ठीक, आगे लिखो and two bridging hydrogens, two bridging hydrogens are above and below, two bridging hydrogens are above and below, two bridging hydrogens are above and below the plane of, above and below the plane containing two boron and four hydrogen atoms। ठीक है, आगे लिख लो लाइन चेंज करके, हेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन वन प्लेन इज 6। भाई 6 एटम हो सकते हैं एक प्लेन में, ज्यादा से ज्यादा। ठीक, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, ये पहला पॉइंट हो गया था। दूसरा पॉइंट देखो कि जो BH टर्मिनल है ये छोटा होगा BH ब्रिजिंग से, यानी ब्रिज बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, यानी ये वाली, अगर ये X है ये Y है, तो हम क्या बोलेंगे
x इज ग्रेटर देन y। तो लिखो कि बॉन्ड लेंथ ऑफ ब्रिज बॉन्ड इज मोर देन बॉन्ड लेंथ ऑफ टर्मिनल बॉन्ड। ठीक है, अब देखो ये एंगल कितना होगा, ये लिख लो। ठीक है, ये ऐसे ही बता रहा हूँ, उसी डायग्राम में बना लेना। ये एंगल कितना होगा 120। ठीक, एक बार नीट में ये वाला एंगल पूछा जा चुका है। ये एंगल अराउंड 95 होता है, 95 97 है। ठीक, और ये एंगल लगभग 85 के आसपास, याद कर लो 83 होता है। तो आपने ये याद रखना है कि सब एंगल ना भी याद रख पाओ तो ये याद रखो, सबसे बड़ा ये एंगल, उसके बाद ये वाला एंगल, उसके बाद ये वाला एंगल। ठीक है, डायग्राम में बना लेना। ठीक, जेई में तो ये पूछा गया एक बार कि कौन सा बड़ा होता है, नीट में बकायदा एंगल पूछा गया, नीट में या एम्स में। ठीक है, अब एक बात खास बात देखना यहाँ पर कि याद करो PCl5, अभी कुछ लिखना मत। नॉर्मली क्या होता है, जो बड़ा बॉन्ड होता है वो वीकर बॉन्ड होता है। ये देखो, इसमें एक्सियल वाले, ये एक्सियल थे, ये एक्सियल थे, ये वीकर थे, ये इक्वेटोरियल थे, ये स्ट्रॉन्गर थे। तो नॉर्मली क्या होता है, जो एक्सियल वाले होते हैं, नॉर्मली जो एक्सियल वाले होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर। सॉरी, नॉर्मली ये एक्सियल वाले लंबे होते हैं तो ये वीकर होते हैं, और इक्वेटोरियल वाले स्मॉलर होते हैं तो ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर। ठीक, तो ये जो बताया था ना, तो इसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखो कि नॉर्मली इन केमिस्ट्री लॉन्गर बॉन्ड इज वीकर एंड शॉर्टर बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर। लॉन्गर बॉन्ड इज वीकर एंड shorter bond is stronger. Hence, during chemical reactions, longer bond breaks easily. Longer bond breaks easily, and shorter bond, मतलब बस यही। ठीक है, लाइन चेंज करके लिखो, बट डाइबोरेन इज एन एक्सेप्शन। डाइबोरेन इज एन एक्सेप्शन। बाय एक्सपेरिमेंट्स इट हैज बीन फाउंड दैट, बाय एक्सपेरिमेंट इट हैज बीन फाउंड दैट इवन दो longer bond is, even though bridging bond is longer, even though terminal bond is shorter, but during chemical reaction it is broken first and not bridging bond. अब इसका प्रूफ क्या है, अब प्रूफ मेडिकल वालों को लिखने की जरूरत नहीं है, जेई वाले चाहे तो लिख लें। देखो PCl5 में हल्का सा हीट करो तो ये देखो, ये दो एक्सियल वाले निकल आते हैं, ये देखो Cl2 निकलता है, एक्सियल वाले लंबे होते थे, दो निकल आते हैं। लेकिन यही तुम डाइबोरेन की रिएक्शन कराओ, ठीक है, डाइबोरेन की रिएक्शन आप कराइए CH3Cl के साथ, तो अब इसमें देखो दो टूटने चाहिए, लेकिन इसमें ये चारों टूट जाते हैं। ये देखो, और क्या बन जाता है, B2CH3 H2 प्लस 4HCl। ठीक है, तो ये जो चार है ये टर्मिनल वाले टूटे, और ये दो बचे, वो कौन से बचे, ब्रिजिंग वाले। तो ये सबूत है, तो ये इसका सबूत है, इसका सबूत है, मेडिकल वालों को नहीं लिखना है। ठीक है, अगला पॉइंट। अब देखो, देखने में क्या लगेगा कि यहाँ बोरॉन की ऑक्टेट कंप्लीट है। देखो 2 इलेक्ट्रॉन, एक बोरॉन का एक इसका, 2
4 5 6 7 8, इधर देख लो, इस डायग्राम में देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखने में लगेगा कि ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन फिर भी ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल माना जाता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों माना जाता है? क्योंकि ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ही, 2 इलेक्ट्रॉन किसमें डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए थे, कायदे से 2 एटम्स के बीच में, लेकिन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन किसके बीच डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, 3 एटम्स के बीच में। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो कि इवन दो इन डाइबोरेन it appears that even though in diborane it appears that क्या बोल रहा था, हाँ, it appears that boron has complete octet, still diborane is considered as an electron deficient molecule. ठीक, देखो, डाइबोरेन इज कंसीडर्ड एज इलेक्ट्रोफाइल इवन दो इट डज नॉट हैव एनी वैकेंट ऑर्बिटल टू एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे लिखो मैं बताता हूं, डाइबोरेन डज नॉट हैव any vacant orbital to accept lone pair of electron still it is considered electrophile. इसका मतलब क्या होगा कि भाई डाइबोरेन के पास, बोरॉन के पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल तो है नहीं। देखो, जब sp3 हो गया था तो बोरॉन के पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं था। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जिसके पास क्या होती है, वैकेंट ऑर्बिटल होती है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, विच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन। तो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए। तो डाइबोरेन के पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, फिर भी इसको इलेक्ट्रोफाइल की तरह कंसीडर किया जाता है। तो क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों? तो मैंने क्या लिखाया कि डाइबोरेन डज नॉट हैव एनी वैकेंट ऑर्बिटल टू एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, still it is considered as an electrophile because during reaction it dissociates into borane। ये देखो, ड्यूरिंग रिएक्शन, हल्का सा वार्म करो या ड्यूरिंग रिएक्शन, ये डाइबोरेन टूटकर तुरंत ये बन जाती है। अब ये क्या है, इसको इलेक्ट्रोफाइल बोल लो या फिर क्या बोल लो, लुईस एसिड। देखो बना हुआ डायग्राम, ठीक है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो कि डाइबोरेन हैज 5% आयनिक कैरेक्टर। अब ये पॉइंट बेटा नीट के लिए नहीं है, वैसे एक क्वेश्चन है जो आगे एक रिएक्शन इसी से एक्सप्लेन होगी, तो भले ये पॉइंट नहीं है लेकिन ये कंसेप्ट है। डाइबोरेन हैज 5% आयनिक कैरेक्टर which can be explained by its resonating structure। ये देखो, जैसे डाइबोरेन है BH3 ठीक, तो सपोज करो यहां से एक H- निकाल लिया, तो यहाँ BH2- बचा, BH2+ बचा, H- यहां पर आ गया, H- इसके साथ क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। तो ये देखो, जो डाइबोरेन होती है उसको हम मान सकते हैं, इन दोनों का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी मान सकते हैं। ये देखो, एक बार ये और एक बार इस बोरॉन पे एक हाइड्रोजन ज्यादा, इस बोरॉन पे एक हाइड्रोजन कम। ये पॉइंट अभी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा हाई लेवल का पॉइंट है, बस ये याद कर लो अभी।
ठीक है, आगे लिखो। अब ये वाला पॉइंट जो बता रहा हूं ये उसी पॉइंट का कंटिन्यूएशन है, लेकिन ये नीट वालों के लिए भी है कि लिखो बट इट इज कंसीडर्ड एज नॉन पोलर कंपाउंड बिकॉज इट्स डाइपोल मोमेंट इज 0। But it is considered as non-polar compound because its dipole moment is 0. ठीक है, तो लिखो लाइन चेंज करके उसी पॉइंट में, हेंस डाइबोरेन इज नॉन प्लेनर एज वेल एज नॉन पोलर कंपाउंड। अंडरलाइन करना, नॉन प्लेनर तो है ही भाई, प्लेनर तो 6 ही एटम है, एक ऊपर है एक नीचे है, और नॉन पोलर है, नॉन पोलर कौन, जिसका डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 0। ठीक, क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डाइबोरेन इज करेक्ट। देखो पहला, इट हैज 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दूसरा, इट इज आइसोस्ट्रक्चरल। आइसोस्ट्रक्चरल मतलब सेम स्ट्रक्चर, आइसोस्ट्रक्चरल विद इथेन। अगला, इट इज आइसोस्ट्रक्चरल विद इथीन। It is a planar compound. It is a non-polar compound. There are 4 terminal hydrogens and 2 bridging hydrogens. ठीक है, अगला पॉइंट, टर्मिनल बॉन्ड इज शॉर्टर देन ब्रिजिंग बॉन्ड। अगला, टर्मिनल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर then bridging bond. It is an electron deficient molecule. It is considered as an electrophile. एज एन इलेक्ट्रोफाइल या फिर लुईस एसिड। इट इज अ टाइप ऑफ नाइट्रोबोरेन। ठीक, वही 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, पहली बात खुद देख लो, B2H6 है। ठीक, बोरॉन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो 3 2 ज़ा नहीं, बोरॉन के पास बोरॉन 5 होता है, 1s2 2s2 2p1। ठीक, तो वैलेंस नहीं, इट हैज टोटल
अच्छा इट हैज 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए इसके पास, प्लस 6 इंटू 1, तो कितने हुए 6 6 12, तो सही है बात। और अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पूछे गए तो 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 16। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। बी वाला, इथेन का स्ट्रक्चर बताओ क्या होता है, ये और डाइबोरेन का क्या होता है, ये देखो, अब तक तो थोड़ा थोड़ा याद हुआ होगा। ये देखो टर्मिनल 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 टर्मिनल, ब्रिजिंग ब्रिजिंग, ठीक है। तो इन दोनों का स्ट्रक्चर तो बिल्कुल अलग अलग है, ये इथेन है और ये डाइबोरेन है, बिल्कुल अलग अलग है कि नहीं। तो दूसरा वाला गलत है। अब तीसरा वाला देखो, इथीन, तो देखो इथीन का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल अलग है भाई। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और ये देखो, तो ये दोनों क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चर। लिख लो फिर से, डिफरेंट स्ट्रक्चर पूरा लिखना है सारा, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब बताओ क्या ये प्लेनर है, नहीं भाई ये भी गलत है, नॉन प्लेनर है। खुद ही देखो भाई, 4 6 एटम्स एक प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे। क्या ये नॉन पोलर है, ये सही बात है, ये नॉन पोलर है। इसका डाइपोल मोमेंट क्या है, इक्वल टू 0, ये बात भी सही है। टर्मिनल बॉन्ड इज शॉर्टर देन ब्रिजिंग बॉन्ड, ये बात भी सही है। टर्मिनल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन ब्रिजिंग बॉन्ड, नहीं, ये बात गलत है। जनरली ऐसा होता है, जो शॉर्टर बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इट इज एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही बात है। इट इज कंसीडर्ड एज एन इलेक्ट्रोफाइल, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्या होता है, ड्यूरिंग रिएक्शन इट ब्रेक्स इनटू BH3। जैसे ही कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो लिखो, ड्यूरिंग रिएक्शन विद अ न्यूक्लियोफाइल डाइबोरेन ब्रेक्स इनटू BH3, डाइबोरेन ब्रेक्स इनटू BH3, ठीक। Hence it is considered as an electrophile. अच्छा, एक ये पूरा पता नहीं क्यों नहीं लिखा, इट इज अ टाइप ऑफ नाइडोबोरेन। तो सर ये नाइडोबोरेन क्या होता है, देखो दो होते हैं, एक होता है नाइडोबोरेन, एक होता है अर्चानोबोरेन। ये होता है BnHn+4, ठीक है। तो देखो डाइबोरेन B2H2+4 है, B2H6 को क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, यानी ये कौन सा बोरेन हो गया, नाइट्रोबोरेन, ये भी ठीक है, ठीक। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये थोड़ा टफ था, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको ब्रिज बॉन्डिंग के खत्म करेंगे, और अगला टॉपिक पढ़ेंगे कंपाउंड विद चेंज स्ट्रक्चर इन सॉलिड स्टेट, ये पढ़ेंगे, ठीक है। इतना करने पर आपके केमिकल बॉन्डिंग के 4 हिस्से होते हैं, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग के 4 हिस्से हैं, समझिए। केमिकल बॉन्डिंग के 4 हिस्से मानता हूं मैं, ठीक। कल के लेक्चर के बाद पहला हिस्सा खत्म हो जाएगा। सब पहला इतना बड़ा था तो बाकी भी सब इतने ही बड़े बड़े हैं क्या, नहीं। जितना बड़ा पहला था तीनों मिलाकर इससे छोटे हैं, ठीक है। ये एकदम बेसिक था।
फिर सेकेंड हिस्सा जो है इसमें आपको 3 लेक्चर पहले कराए जाएंगे कि नाम कैसे लिखते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, हाइपोसल्फ्यूरस एसिड, हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड, इस प्रकार से बहुत सारे एसिड्स आ जाएंगे, तो उनके नाम वो आपको याद होने चाहिए। तो इस पे 3 लेक्चर और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक। तो इस हिस्से में लगभग लगेंगे 6 to 7 लेक्चर्स, ठीक। उसके बाद हम फिर से लौट के आएंगे आयनिक बॉन्ड पर, ठीक। आयनिक बॉन्ड पर लौट के आएंगे, इसमें लगेंगे 2 से 3 लेक्चर, ठीक है। फिर इसके बाद हम करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसमें लगेंगे लगभग 4 लेक्चर, ठीक है। तो आप देख लीजिए टोटल अब ये बचा है लगभग 14-15 लेक्चर का, और अब तक शायद केमिकल बॉन्डिंग के 20-22 लेक्चर तो हो ही गए, ठीक है। इतना करने पर सर इतना सारा हम जो ये कर लेंगे उसमें से आएगा कितना? तो ये जिस तरीके से अगर हम इतना पूरा कवर कर लेंगे तो आप ये समझिए एटलीस्ट 15 to 20% ऑफ योर सिलेबस, मतलब एटलीस्ट हर हाल में 15% एग्जाम में जितने क्वेश्चन आएंगे वो इसमें से आएंगे। मतलब ये समझ लीजिए ये 1/6 पोर्शन है एटलीस्ट पूरे 11th-12th को मिलाकर जो एग्जाम में आएगा, 1/6 पोर्शन। एक और पोर्शन तो अच्छा मैं भूल ही गया, एक सेकेंड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस 3 लेक्चर इसके मिला, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। तो इसमें आप समझ लीजिए कि मिनिमम आपके 1/6 मतलब 45 में से आप मान लीजिए आपके 6 to 8 क्वेश्चन आउट ऑफ 45 इन नीट, और एटलीस्ट 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 25 इन जेईई, ये मिनिमम है जितना मैं पढ़ाऊंगा उस हिसाब से, ठीक है। और ये आप देख ही रहे हो, आपको आता है तो आपको आता है, इसमें गलत नहीं होगा, ठीक है। अच्छा एक और बात कि देखिए केमिस्ट्री आपको 2 लोग पढ़ाएंगे, एक मैं पढ़ाऊंगा, एक ऋषि सर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जो ये वाला पोर्शन है, ये 6-7 लेक्चर वाला पोर्शन, ये ऋषि सर कवर करेंगे, ठीक है। और ये सब फिर देख लेंगे हम, ये मैं ही कवर करूंगा जहां तक, ये 6-7 लेक्चर की एक सीरीज है, ये ऋषि सर कवर करेंगे, ठीक है। ठीक है भाई, थैंक यू।